तो आज हम गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकंड पार्ट, जो हमने पहले पार्ट के बाद पहला पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी। अगर आप लोगों को उसमें कोई भी डाउट, कुछ भी क्वेरी आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन से आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को बिना मतलब किसी प्रॉब्लम की बता दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग पहले पार्ट को अच्छे से पढ़ें और जो मैंने PDF प्रोवाइड किया उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लें। अब हम आगे बात करते हैं क्रोमोसोम के, उसी के आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग, यही सब। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, छोटा सा ही है। तो सबसे पहला क्लियर है क्रोमोसोम। इसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, क्रोमोसोम आर बेस्ट विजिबल इन मेटाफेज। जो हमारा क्रोमोसोम होता है, जब हम सेल को देखते हैं, माइटोसिस की स्टेजेस देखते हैं, माइटोसिस में मेटाफेज जो स्टेज होती है उसमें हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो बिल्कुल विजिबली क्लियर होता है। जैसे ये मेटाफेज स्टेज का डायग्राम है, अगर आप इसमें देखो तो ये बीच में ब्लैक 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 डॉट्स आ रहे हैं। ये हमारा ये हमारा ये ग्रीन 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 दिख रहा है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारी सेल है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये कुछ आपको दिख रहा होगा धागे धागे जैसा, कुछ धागे धागे जैसा दिख रहा है ये ना, ये तो ये हमारा है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा मेटाफेज स्टेज में दिखता है। ठीक है, अब हम क्रोमोसोम की, ये तो हो गया कि क्रोमोसोम हमारा किस शेप में, कुछ स्टेज में सबसे सही दिखता है। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम के शेप की। क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है? तो जो क्रोमोसोम का शेप होता है वो डिटरमाइंड होता है सेंट्रोमियर्स के द्वारा। सेंट्रोमियर्स मैंने आप लोगों को कल बताया था कि दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो सेंटर होता है, उधर प्रोटीन होता है काइनेटोकोर, उसके थ्रू दो स्ट्रैंड बाइंड होते हैं। वो जगह या वो लोकेशन हमारी होती है सेंट्रोमियर। तो उसी के हिसाब से जो हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के शेप होते हैं। क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है, जैसे ये जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर कभी ऊपर हो गया तो उसके हिसाब से पोजीशन चेंज हो जाएगी, कभी नीचे की साइड आ गया तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, कभी इस साइड आ गया, इधर की साइड आ गया तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो उस हिसाब से क्रोमोसोम के शेप बदलते रहते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा। ये फेज़ बाय फेज़ चेंज होते रहते हैं। आगे बढ़ें तो जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो जनरली 3 शेप्स में एग्जिस्ट करता है, जनरली 3 शेप्स में वो एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला शेप है रॉड शेप। रॉड तो आप लोग जानते हो, एकदम रॉड लाइक मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक होता है जे शेप मतलब ऐसे जे बन रहा होगा। एक होता है वी शेप। तो अब देखते हैं इमेजेस के थ्रू कि कैसे ये शेप्स दिखते हैं। अगर अब इन शेप्स के ये नाम मतलब बी जे रॉड शेप, जे शेप, बी शेप भी है, और जनरली उनके नाम वैसे भी लिए जाते हैं, लाइक मेटासेंट्रिक। सेंट्रिक मतलब जहाँ सेंट्रोमियर लोकेटेड है। ठीक है, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर की पोजीशंस के हिसाब से हमारे क्रोमोसोम्स का शेप है। जैसे इसमें जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल बीच में है, मतलब मीडियम स्टेज में है जहाँ उसको लोकेटेड होना चाहिए। सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में, तो इस स्टेज का नाम हो गया हमारा मेटासेंट्रिक। इसको जनरली हम वी शेप भी बोलते हैं, जैसे ये दिख रहा है बिल्कुल वी अपीयर कर रहा है, वी लाइक स्ट्रक्चर। अब इधर सेंट्रोमियर, अब सेकंड क्रोमोसोम को देखें तो यहाँ सेंट्रोमियर अपनी बीच की पोजीशन से कुछ ऊंचा है, कुछ ऊपर की साइड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। कभी कभी क्या होता है कि ये क्रोमोसोम के बीच में जैसे लाइक ये बाइंड है, तो ये वाला जो सेंट्रोमियर है ये इस तरीके से, इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो इस तरीके से जे जैसा दिखने लगता है, जे शेप बना लेता है, इसलिए हम उसको जे शेप भी बोलते हैं। मतलब सब मेटासेंट्रिक को हम जे शेप बोलते हैं और मेटासेंट्रिक को हम वी शेप बोलते हैं। टीलोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक को हम एक्रोसेंट्रिक भी बोलते हैं और सब टीलोसेंट्रिक भी बोलते हैं, जहाँ जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल ऊपर की साइड होता है, मतलब एंड्स से कुछ नीचे, और सब मेटासेंट्रिक से कुछ ऊपर, इसलिए हम इसको बोलते हैं सब टीलोसेंट्रिक। ठीक है, और रॉड लाइक तो आपको बिल्कुल अलग दिख ही रहा होगा कि ये देखो बिल्कुल रॉड जैसा दिख रहा है, ये हमारा टीलोसेंट्रिक होता है, जहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स के बिल्कुल मतलब ऊपर टीलोमियर एंड्स की तरफ सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है।
तो ये हो गया हमारा टीलोसेंट्रिक। अगर आपको शेप समझ में नहीं आ रहे हो तो एक बार और पूछ लेना, ऐसे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जहाँ बीच में है सेंट्रोमियर वो हो गया हमारा मेटासेंट्रिक। जहाँ हमारा मतलब बीच से मतलब अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर है तो वो हो गया हमारा सब मेटासेंट्रिक। यहाँ मतलब टीलोमियर पे नहीं है, लेकिन टीलोमियर से कुछ दूरी पर ही है सेंट्रोमियर, वो हो गया हमारा सब टीलोसेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक। और बिल्कुल टीलोमियर मतलब एंड पर है या गुणसूत्र के सिरे पर है तो वो हो गया हमारा टीलोसेंट्रिक। अब आगे चलते हैं। अब हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम का हम केमिकल कंपोजिशन समझते हैं कि क्रोमोसोम में एक्चुअली केमिकली क्या क्या प्रेजेंट होता है मतलब क्रोमोसोम के अंदर। तो क्रोमैटिन, एक सेकेंड, तो ये आपको थोड़ा, एक सेकेंड, ये दिख रहा है आपको मतलब केमिकल। अब हम क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को दिख रहा है कि सबसे पहले हमारा केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम में हमने पढ़ा जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो मतलब डीएनए मेनली हमारा डीएनए मेनली हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जो डीएनए है हमारा वो अकेला तो रहेगा नहीं, वो किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच्ड या बाइंड होगा। तो वो चीज़ क्या होगी, हमारी प्रोटीन होगी। तो प्रोटीन भी ऑलरेडी ऑब्वियसली उसमें प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम के अंदर। तो बस यही 3 चीज़ हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब डीएनए कितना परसेंटेज होता है, डीएनए हमारा क्रोमोसोम के अंदर 30 to 40% तक प्रेजेंट होता है। आरएनए हमारा 0.5 to 10% तक प्रेजेंट होता है और प्रोटीन हमारा 50 to 60% तक प्रेजेंट होता है। अब जैसे आरएनए इतना कम क्यों है, प्रोटीन इतना है, डीएनए इतना है, तो आरएनए क्या होता है, बनता किससे है, आरएनए बनता तो डीएनए से ही है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू। तो उसमें मतलब आरएनए बन के सीधा न्यूक्लियस में चला जाता है, मतलब वो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। तो क्या होता है सेल में, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा बहुत, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है मतलब आरएनए की जो सिंथेसिस है वो चलती रहती है 24 घंटे मतलब 24 आवर्स वो प्रोसेस चलती रहती है। तो उस वजह से हमारे न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ % आरएनए का बचा हुआ ही रहता है, लाइक 0.5 to 10%। ठीक है, एक बात और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, मतलब नोट्स आप लोग नोट कर लेना इसको। जो डीएनए है वो हमारा नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारा फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है PO4। ठीक है, और प्रोटीन हम लोग जानते हैं मतलब एसिडिक नेचर के भी होते हैं, बेसिक नेचर के भी होते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रोटीन है डीएनए के अंदर वो हमारा मतलब जो क्रोमोसोम के अंदर जो हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा बेसिक नेचर का है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो डीएनए हमारा हो गया नेगेटिव और प्रोटीन हो गया हमारा पॉजिटिव। तो इसीलिए ये एक दूसरे से बाइंड, मतलब अपन ने बचपन से पढ़ा हुआ, बचपन से आई मीन टू से 9th से लेके पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ ऑलवेज अट्रैक्ट कर, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो इधर भी वही कंडीशन है, जैसे जो डीएनए है वो हमारा नेगेटिव नेचर का है और जो प्रोटीन है वो हमारा पॉजिटिव नेचर का है। तो डीएनए और प्रोटीन एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से इन दोनों में बाइंडिंग हो जाती है। ठीक है, अब हम ये तो हो गया हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन, कि क्रोमैटिन मतलब क्रोमोसोम के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा हेट्रोक्रोमैटिन और सेकेंड है हमारा यूक्रोमैटिन। अब हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमैटिन क्रोमोसोम का वो हिस्सा होता है या वो रीजन होता है जो कुछ ज़्यादा ही कंडेंस्ड होता है, या कह सकते हैं अपन लोग जैसे लाइक अपन ने कोई जगह अपन कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, अपन ने एक लाइन ड्रॉ की, अपन ने इधर कुछ ज़्यादा डार्क कर दिया, इधर लाइट रहने दिया, फिर इधर कुछ ज़्यादा डार्क कर दिया। तो जो डार्क रीजन है या जो ज़्यादा ही डार्क दिख रहा है या कंडेंस्ड है वो हो गया हमारा हेट्रोक्रोमैटिन रीजन। ठीक है, और जो लाइट रीजन है वो हमारा हो गया यूक्रोमैटिन रीजन। ठीक है, तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं।
जो हेट्रोक्रोमैटिन रीजन होता है क्रोमोसोम का, वो रिलेटिवली कंडेंस्ड दिखता है और स्टेन्ड होता है डीपली विद डीएनए स्पेसिफिक स्ट्रेन्स। जैसे मैंने बताया, स्टेन्ड मतलब किसी भी डाई के थ्रू, जैसे लाइक वी आर यूजिंग सच एन डाई लाइक एसिटोकार्मीन या एसिटोमिथेनॉल, ये हम स्टेन, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम स्टेनिंग के लिए डाई यूज़ करते हैं जिससे कलर्स दिखने लग जाएं। तो कभी कभी क्या होता है, स्टेन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पर्टिकुलर चीज़ या कोई कोई जगह ज़्यादा डार्क दिखने लगती है और कोई कोई जगह शॉर्ट मतलब कम डार्क दिखने लगती है, हल्की हल्की दिखने लगती है। तो कहने का मतलब ये है, जो डार्क रीजन है क्रोमोसोम का, जो कुछ ज़्यादा ही डार्क या कंडेंस्ड मतलब थिक लगता है, वो हेट्रोक्रोमैटिन रीजन होता है। ठीक है, इसका है इट इज़ टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन रीजन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। सॉरी, इधर कुछ मिस्टेक हो गई है, एक सेकेंड में। हाँ, जो हेट्रोक्रोमैटिन रीजन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मतलब जो डीएनए पे जो सबसे ज़्यादा डार्क रीजन होगा वो होगा हमारा हेट्रोक्रोमैटिन रीजन। अब वो रीजन हमारा आरएनए नहीं बना पाएगा क्योंकि वो इनएक्टिव है, मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस या अनुकरणीय की प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। एंड अब सेकेंड है हमारा यूक्रोमैटिन। ठीक है, जो यूक्रोमैटिन है हमारा वो लाइटली पैक्ड है, मतलब अब मैं बताया था ना जो हल्का हल्का दिखता है क्रोमैटिन का, जो कि मतलब ऐसे मैंने लाइक डीएनए बताया, डीएनए का कुछ रीजन हमारा डार्क है, कुछ रीजन मतलब बहुत डार्क दिख रहा है, मोटा सा दिख रहा है, थिक सा दिख रहा है, और कुछ रीजन हमारा बिल्कुल हल्का हल्का कलर का दिख रहा है, थिन है। मतलब क्रोमैटिन तो आप लोग जानते ही हो, लूज सा है, वो है, तो वो हो गया हमारा यूक्रोमैटिन रीजन। और ये हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब डीएनए का वो रीजन जो लाइटली स्टेन्ड होता है या मतलब हल्का रंग होता है जिसका, वो हमारा अनुकरण प्रोसेस कर सकता है, अनुकरणीय प्रोसेस कर सकता है, मतलब डीएनए से आरएनए की प्रोसेस कर सकता है। हेट्रोक्रोमैटिन रीजन ऐसा नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। जैसे ये देखो, ये अपना क्रोमोसोम हो गया, सेंट्रोमियर हो गया ये बीच का जो दो स्ट्रैंड्स को जोड़ा हुआ है, और टीलोमियर हो गया जो एंड हो गया। ठीक है, अब जो ये ऑरेंज रीजन है ये कुछ ज़्यादा ही डार्क 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 हो रहा है, तो ये रीजन हमारा है हेट्रोक्रोमैटिन रीजन, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन। यहाँ कोई भी जीन एक्टिवेट नहीं होगा, यहाँ कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, ना यहाँ डीएनए से आरएनए बनेगा, ना आरएनए से प्रोटीन, मतलब जब आरएनए ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा। ठीक है, और ये है हमारा जो ये दिख रहा है आपको कुछ कुछ, ये है हमारा यूक्रोमैटिन रीजन, मतलब ये हल्के रंग का है। यूक्रोमैटिन रीजन में हमारे जितने भी जीन्स होते हैं जो वो एक्टिव होते हैं, उनके थ्रू हमारा ट्रांसक्रिप्शन या अनुकरण प्रोसेस हो जाती है, जैसे डीएनए से आरएनए बनता है, फिर उसके बाद प्रोटीन बनता है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्रोमोसोम के ऊपर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह मतलब किसी भी टाइप की दिक्कत हो रही हो इस पूरे टॉपिक में, पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 तक, तो आप लोग मुझसे कभी भी किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।